जेईई मेंस 2024 का जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है वो यहाँ पे कल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जो कि इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि वो जेईई मेंस के अंदर एक अच्छा स्कोर ला भी पाएंगे या फिर नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल टिप्स और ट्रिक्स जो है डिस्कस करने वाले, देखने वाले हैं कि पेपर क्या सही में उतना मुश्किल आता है कि हमने जो है अपने दिमाग में एक डर बैठा लिया है। तो ये वीडियो के एंड होने तक आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छे लेवल पे जो है पहुंच चुका होगा, और जो कल स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर देने वाले वो भी कम से कम अच्छे तरीके से करेंगे, और जो लेटेस्ट शिफ्ट्स में भी देने वाले वो समझ जाएंगे कि उनको क्या चीजों पे जो है यहाँ पे फोकस करना है। तो देखो, हमने आपके लिए क्या किया है, जेईई मेंस 2024 की आपकी जो जनवरी की शिफ्ट्स हुई थी उसमें से टफेस्ट शिफ्ट हमने किस बेसिस पे डिसाइड किया। तो अगर आप जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एक जो है रफ एस्टिमेट डेटा जो है निकाले, तो 31 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर देखा गया था कि सबसे कम मार्क्स पे जो है आपके 99 परसेंटाइल बने थे। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा कि किसी-किसी शिफ्ट में तो भाई 230 240 तक भी स्कोर चला गया था जहां पे 99 परसेंटाइल बन रहे। लेकिन इस शिफ्ट के अंदर सिर्फ 152 पे आपके 99 परसेंटाइल बने थे। देन 118 पे 97, 102 पे 95 के आसपास, 72 पे जो है 90 परसेंटाइल के आसपास। तो भाई आप जो है इसी के बीच में कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ आराम से यहाँ पे क्लियर कर जाते। और कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप जो है एक एस्टिमेटेड ले सकते हो कि चलो 92 से 93 परसेंटाइल में आप जो है यहाँ पे सेफ साइड पे रहोगे। इसका मतलब है कि भाई 20 से 21 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आपका काम जो है यहाँ पे बन सकता है। और ये चीज आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भाई आपको जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आप ये चीज को जो है दिमाग से हटा दो कि भाई जेई मेंस का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स की अगर आपकी मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन होगी तो शायद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। इवन बोर्ड्स लेवल के नॉलेज पे भी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिक्स में स्पेशली ये चीज देखने को मिल रही है कि काफी सारे जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई वहां पे जो है इजीली आप क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। केमिस्ट्री में भी जो है कुछ चैप्टर्स आपके इजी से आते हैं तो उनमें जो है आप आंसर कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इतना आपने कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ जो है स्मार्ट मेथड्स को यूज करना है। ठीक है, ये एक कॉमन सेंस ही रहता है, लेकिन कई बार जो है हम उस तरीके से सोचते ही नहीं है क्वेश्चन में, तब जो है हम आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो ये स्मार्ट मेथड्स को यूज करके भी आप अपने मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हो। यहाँ पे मैं कोई तुक्का टेक्निक की बात नहीं कर रहा हूँ कि एबीसीडी में से जो है ये ऑप्शन लगा दो वो ऑप्शन लगा दो, ऐसा नहीं। प्रॉपर जो है अपन लॉजिकल सेंस से जाएंगे और आंसर में जो है किस तरीके से पहुंचना है वो डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जो है लास्ट में कुछ ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि कई बार पूछे जा रहे हैं, तो उनको आखिरी में उठा के एक बार आपने रिवाइज कर लिया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से भी जो है क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो ये सारी चीजें हम जो है इस वीडियो में देखने वाले। अब देखिए, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालिए, लेकिन हमेशा एक अच्छे बैकअप के साथ आपको यहाँ पे तैयार रहना भी चाहिए। ठीक है, जेई मेंस में आपका जितने भी यहाँ पे परसेंटाइल बने, हो सकता है उतने परसेंटाइल सफिशिएंट नहीं है कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाए, तो आप जो है कम से कम एक अच्छा बैकअप रख लो। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्स है जिनकी लास्ट डेट जो है बहुत ज्यादा नजदीक है, तो जरूर से उन फॉर्म्स को यहाँ पे भर देना। जैसे बिटसेट हो गया, 11 अप्रैल लास्ट डेट है, वीआईटी ट्रिपल ई की 10 अप्रैल। ठीक है, तो अभी एक्सटेंशन मिल गया है, तो आप जल्द से जल्द जो है फॉर्म भर सकते हो। एमईटी का फेज 1 तो क्लोज हो चुका है, लेकिन फेज 2 जो है जल्द जब भी स्टार्ट होगा हम आपके लिए नोटिफिकेशन ले आएंगे, तो उसका फॉर्म भी जो है आप यहाँ पे भर सकते हो। तो ये जो है कम से कम आपके लिए एक अच्छा बैकअप ऑप्शन यहाँ पे साबित हो सकते हैं। और अगर आप जो है बिटसेट एंड वीआईटी ट्रिपल ई में अपने प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट कर सकते हैं, और आपके लिए वहां पे वीआईटी ट्रिपल ई 2024 सेवियर बैच लॉन्च है एंड बिटसेट 2024 का क्रैश कोर्स लॉन्च है। तो इससे जो है आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। इन एग्जाम में क्या चीजें जेई से अलग रहती है, तो उस तरीके से जो है आप यहाँ पे तैयारी कर पाओगे। तो इन कोर्सेज को आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, अब जिस हम जो है यहाँ पे पेपर की बात कर रहे थे, यानी कि आपका 31 जनवरी शिफ्ट 2, तो अब उनके क्वेश्चंस एक बार जो है आप देखिए। यहाँ पे सबसे पहले ना मैं आपको जो है थोड़ा सा स्मार्ट मेथड बताना चाहूंगा। मान लो ये जैसे कि फिजिक्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे दिया है टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद ईच अदर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज। तो यहाँ पे आपके सामने भाई ऑप्शंस थे। मान लीजिए आपको जो है यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से सॉल्व करना है, भाई एक बेसिक सी चीज आप यहाँ पे कर सकते थे। थीटा को कोई एंगल यहाँ पे मान लो, लेट्स से अगर हमने जो है उसको यहाँ पे 90 डिग्री मान लिया, तो हमारे दोनों वेक्टर्स जो है इस तरीके से 90 डिग्री पे आपके हो जाएंगे। और ये तो भाई बहुत ही बेसिक सी चीज है, मतलब बोर्ड लेवल के नॉलेज पे मैं बात कर रहा हूँ। इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, जस्ट जो है सिमेट्रिकली 20 से पास होगा, और वो उसकी आपकी जो है वैल्यू क्या रहेगी, √2 है ना। ये तो बहुत बेसिक सा यार आपने जो है पहले से पढ़ा होगा। तो अब इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते थे। हर एक ऑप्शन में थीटा इजिकल टू 90 डिग्री डाल लो और चेक कर लो कि किसकी वैल्यू √2 के इक्वल आ रही है। तो √2a अगर हम यहाँ पे चेक करें, 90 डिग्री यहाँ डाला, तो ये तो आपका यहाँ पे क्या बन जा रहा है, a/2 बन जा रहा है। इसके लिए अगर हम चेक करें तो 2a इंटू 1/√2, यानी कि ये आ जा रहा है आपका √2a।
तो भाई ये ऑप्शन जो है एग्जैक्ट यहाँ पे आपका सेट हो गया, यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही आंसर होगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देके रखा था फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड इन एयर एट सेपरेशन x is f naught, both the charge particle immerse in a medium of dielectric constant k without changing separation between two charge, then the net force on one of the particle is now। आप जो है इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे बस ध्यान देते हैं कि दोनों चार्ज पार्टिकल को इमर्ज किया गया है इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एक चीज मान लेते हैं भाई, हमें जो है इतना चीजें नहीं पता, लेकिन बेसिक से एनसीईआरटी के हिसाब से हमें ये पता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अगर हम एयर की बात करें दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये चीज हमें यहाँ पे पता है। तो आप यहाँ पे अगर जो है दोनों चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर इमर्ज कर दोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर, तो आपका क्या फोर्स चेंज होगा? नहीं, क्योंकि पहले जब एयर में प्लेस था तब एफ नॉट था, अभी भी अगर एयर में प्लेस करोगे तो एफ नॉट ही रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन में अगर हम k इज इक्वल टू 1 डाले, जो जो ऑप्शन हमें एफ नॉट दे रहे वो हमारे सही आंसर हो गए। तो ये अपना कैंसिल हो गया क्योंकि एफ नॉट बाय 2 दे रहा है, ये अपना कैंसिल हो गया क्योंकि 2 एफ नॉट दे रहा है, ये एफ नॉट दे रहा है और ये एफ नॉट दे रहा है। अब एक चीज सोचो, क्या हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं यार, कुछ ना कुछ भाई यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाल रहे हैं तो चेंज आएगा ही। तो ऑब्वियसली ये जो है अपना एलिमिनेट हो गया इस बेसिस पे और फर्स्ट अपना सही आंसर है। जस्ट अपन ने जो है बस यहाँ पे भाई कॉमन सेंस को यूज किया है, उसके बेसिस पे अपन जो है यहाँ पे आंसर दे पाए। चलिए अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट इस पे बढ़े, इफ E इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, जहां पे E है अपनी एनर्जी, x है डिस्प्लेसमेंट और t है टाइम। अब ये क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो काफी ज्यादा सिंपल है, डायमेंशन हमें जो है ए बी के निकालने। आपको चीजें नहीं भी पता है तो लॉजिकली एक चीज सोच के देखो, किसी चीज में से किसी चीज को हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। भाई हम ऐसा थोड़ी बोल सकते कि 5 kg कुछ चीज है उसमें से 5 मीटर जो है घटा दो, कोई भाई सेंस ही नहीं बैठ रहा है। तो इसी तरीके से भाई आपका a में से अगर x स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, यानी a के जो डायमेंशंस रहेंगे दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ये चीज लिख दे तो यानी कि ये आपका हो गया एल स्क्वायर अपॉन बी टी। ठीक है, ए के जो है हमें यहाँ पे डायमेंशन मिल गए और वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एनर्जी यानी कि आपका सिंपली क्या होता है, तो एनर्जी थोड़ा सा अगर हम सोचे तो वर्क के ही इक्वल है, ठीक है ना, डायमेंशन वाइज। और यहाँ पे जो है अपना वर्क क्या हो जाता है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप जो है इसको एफ इंटू एल लिख दो, है ना, अपन जो है डायमेंशनली चीजों को चलते हैं। और यहाँ पे जो है एक एल और आपका जो है कैंसिल हो गया। फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपने इसको जो है मास लिखा और एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो है आपका यहाँ पे वेलोसिटी हो गया डिवाइडेड बाय टाइम। और एल बाई टी क्या होता है, वो भी तो वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पे वी अपना जो है कैंसिल हो गया, यानी बी की वैल्यू हमारी सिंपली निकल के आ गई क्या, टी एम माइनस 1। भाई अब a इंटू बी करना था तो ये आपका क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एल स्क्वायर टी, है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट आपका जो है सही हो जाएगा। क्या इसमें कुछ जेई मेंस का बहुत ही ज्यादा अलग कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो गया? नहीं भाई, बेसिक से कॉमन सेंस की मदद से आप कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेपर में सभी क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, आपको इजी भी देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा बस स्मार्टनेस अगर दिखाई तो क्वेश्चंस जो है सॉल्व हो जाते। अब जैसे कि केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन उठा के देख लो, इसमें करेक्ट आयुपैक स्ट्रक्चर आपको पूछा है। मान लेता हूं आपको आयुपैक से रिलेटेड यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के रूल्स ही नहीं पता है, लेकिन छोटी सी चीज जो है नाम देखते ही समझ में आ रहा है, 2,2 डायब्रोमो, मतलब वहीं पे बोल रहे हैं सेकंड पोजीशन पे दो जो है ब्रोमीन के यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगे। नाम से थोड़ा सा तो समझ में आता है, इतना तो ऑर्गेनिक अपन देखते रहते तो इतनी चीज अपन को समझ में आती है। अब यहाँ पे अगर हम जो है ऑप्शंस को बस ध्यान से देखें तो आपकी जो नंबरिंग है या तो यहां से स्टार्ट होगी या तो भाई यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट है उसको भूल जाते हैं अपन। यहाँ पे जो है अपने कार्बन से अपनी स्टार्ट करते, तो या तो यहां से स्टार्ट होगी या तो यहां से, लेकिन कहीं से भी स्टार्ट करें ये 3 पोजीशन पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2,2 दिया है तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 1 2 ये भाई सेकंड पोजीशन पे दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा सही आंसर हो सकता है। यहाँ से चेक करें तो 1 2 3 4 5 ये 5 पे आ रहा है और यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 पे आ रहा है, मतलब कहीं से भी जो है सेट नहीं हो रहा। मैं नंबरिंग दोनों साइड से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ज्यादा रूल्स पता ही नहीं है, तो आप जो है दोनों साइड से यहाँ पे चेक करके देख लो। फिर यहाँ से 1 पे आ रहा है, यहाँ से चेक करें तो 5 पे आ रहा है, ये भी जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा। तो बेसिक सा जो है अपन ने कॉमन सेंस लगाते हुए इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हो और सभी सेम शिफ्ट के क्वेश्चन है, आप ये चीज समझो, है ना। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि भाई आप देख रहे हो और डर जा रहे हो उसके बाद आगे के भी क्वेश्चन अच्छे से उठा के नहीं देख रहे हो। थोड़ा सा भाई आपको यहाँ पे कॉमन सेंस अपना रखना पड़ेगा, अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और जो बेसिक नॉलेज जितना पढ़ा है उसको जो है ट्राई करना है कि इंप्लीमेंट करते जाओ। फिर ये क्वेश्चन अगर आप देख लो तो ये सिंपल सा जो है केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे जो एक इक्विलिब्रियम हो रही है इन द अबव रिएक्शन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केपी अल्फा, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात हो रही है। अल्फा जो है
वो आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहता है। तो भाई इतना हमें जो है अगर यहाँ पे पता है, और अगर हम जो है यहाँ पे एक केस ले ले कि ये जो ए है ये पूरा ही डिसोसिएट हो जा रहा है आगे की साइड में, ठीक है, पूरा का पूरा ही जो उसके पास था वो कन्वर्ट हो जा रहा है बी और सी में, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि हमने अल्फा जो है इक्वल टू 1 ले लिया, यानी कि 100% मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन नहीं चलेगी बल्कि सिर्फ फॉरवर्ड में चलेगी। ये चीज समझ रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो भाई आपकी सीधी सी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड में चलेगी। तो इस टाइम पे भाई आपका सीधी सी बात हो गई, केपी क्या हो जाएगा, केपी आपकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि वो आपका फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होता है, तो यहाँ पे बैकवर्ड तो इक्वल टू 0 हो गया, बैकवर्ड का कुछ है ही नहीं यहाँ पे के, तो ऑब्वियसली केपी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऑप्शंस में एक बार चेक कर लो, अल्फा इजिकल टू 1 डालने पे कौन सा जो है केपी हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन 4 है जो कि अपना नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। मैं वही कह रहा हूँ यार, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन से अगर डरोगे नहीं तो क्वेश्चन आपसे जो है बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आखिरी के लिए जो है मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें अगर बताऊं जिन पे आपको फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में और भी ऐसे क्वेश्चंस थे कि भाई जिसमें आपको फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूलेस का अगर आपने अच्छे तरीके से रिवीजन किया होता तो आपसे जो है क्वेश्चंस बन जाते। सही बता रहा हूँ, बोर्ड लेवल के मतलब आपके क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे जैसा रहता है ना कि फॉर्मूला पता है और उसके जो है बस एप्लीकेशन लगा के बस सॉल्व कर दो, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकल आएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री के पास बेसिक्स आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूलेस अच्छे से पता होते हैं और एप्लीकेशन पता होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलो मान लिया बहुत टाइम लगता है, लेकिन नेम रिएक्शंस जो कि मैं बार बार रिपीट करते हुआ वो पता होती तो आप जो है एक हाथ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, या फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का पूछ लिया जाए। बायोमोलिक्यूल्स भी बार बार बोलते हैं, सिर्फ ये एक चैप्टर और अच्छे से करके चले जाओ और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। एंड केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक में जितना पढ़ा है बस उसी को जो है अच्छे से रिवाइज कर लो तो शायद और जो है आप थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे अगर जो है मैं केमिस्ट्री का ये एग्जांपल लूं, इसमें भाई नेम रिएक्शन वाला सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, इसका क्या रहेगा, ये तो भाई आपकी सीधी सीधी दिख रही है कि गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ठीक है, सीधा सीधा नेम रिएक्शन के बेसिस पे आप जो है इसको सही कर सकते थे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, भाई ये एनसीईआरटी में अगर आप इस पेज नंबर पे जाए 426 पे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सीधा सीधा दे के रखा है। और इसके लिए एक शॉर्टकट बता देता हूं, आप जो है इसको याद रख सकते हो, या तो ऐसा डी का, ठीक है, अपन बोलते हैं ना इना मीना डी का, गाने से जो है आप याद रख लेना, तो भाई यहाँ पे डी का, ये जो आपके सारे विटामिन रहते हैं ना ये सभी जो है स्टोर किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो टोटल यहाँ पे 4 आपके रहेंगे डी ई के ए। इसके बेसिस पे जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी बस बायोमोलिक्यूल्स को अच्छे से यहाँ पे देख के चले जाओ, एक हाथ क्वेश्चन आपका जो है आराम से यहाँ पे सही हो जाएगा, और बहुत ही भाई मतलब एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ पूछा जा रहा है। बाकी कुछ और इजी क्वेश्चन अगर मैं केमिस्ट्री में बताऊं जो कि आप फिजिक्स के नॉलेज के बेसिस पे भी कर लेते, क्योंकि क्या है कॉमन टॉपिक्स है, जैसे कि भाई ये थर्मो का उठा के दे दिया, सिंपल सा जो है यहाँ पे वर्क का आपका फॉर्मूला लगता और क्वेश्चन हो जाता। फिर यहाँ पे अगर देखो तो भाई डायपोल मोमेंट, ये चीज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखते हो और केमिकल बॉन्डिंग में भी देखते हो, तो उसके बेसिस पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर ये वाला जो है भाई टी आप वाला कॉन्सेप्ट, ये अब जो है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर है, वहां पे चलो भाई फिजिक्स में भले मॉडर्न फिजिक्स से आपका जो कि आपका हट गया है यहाँ पे, है ना, पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी के अंडर में रहता था लेकिन अब हट गया है, तो भी जो है बहुत ही सिंपल सा था, आप इसको जो है कर सकते थे। तो ये जो भाई सिंपल क्वेश्चन है इनको हमें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, तो ये कई बार होता है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कई सारे टॉपिक्स हमारे कहीं पे अगर हम पढ़ लेते तो वो दूसरी जगह हमें फायदा देता ही है, थर्मो स्पेशली। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, आप जो है एटॉमिक में भी पढ़ते हो और मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो भाई जब दोनों जगह सेम है तो वो कॉन्सेप्ट कहीं भी पढ़ोगे आपको जो है दोनों जगह यहाँ पे फायदा मिल सकता है। एंड अगर हम जो है और भी यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन बात करें तो मैं आपको बोल रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, भाई ये ब्रूस्टर लॉ पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन, म्यूजिकल टू 10i जो है हम इक्वेशन जानते, यहाँ पे आई की वैल्यू आप जो है 60 डालते, म्यू की वैल्यू निकालते और स्नेल्स लॉ लगा देते, आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता। देन ये जो है आपका सिंपल सा यहाँ पे वेव्स का क्वेश्चन हो गया, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस वैल्यू उसके अंदर जो है उठा के डाल दी थी। फिर अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो ये भी जो है डायरेक्ट यहाँ पे थर्मो का आपका जो है बेसिक सा क्वेश्चन, ये देखो भाई एनएलएम का कितना बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे था, जिसके अंदर बस आप जो है M2G M1G ले लिया और यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू देके रखी थी, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो रेशियो ऑफ मासेस निकल आता, एक सिंगल सी इक्वेशन। पहले भाई मैकेनिक्स में किस लेवल के क्वेश्चन आते थे और अब देखो लेवल कितना गिर गया है, मतलब ये कोई भी बोर्ड लेवल का स्टूडेंट भी कर लेगा जिसको बेसिक सा एफबीटी बनाना आता है। तो आप ये चीज समझिए, डर निकालिए, ये सबसे टफेस्ट पेपर का हम ले रहे, टफेस्ट पेपर मतलब आप किस सेंस में बता रहे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा के हिसाब से, तो भाई उसके हिसाब से तो यही जो है आपका टफर साइड पे देखा जा रहा है। फिर यहाँ पे जो है आपको एवरेज पावर बोली थी तो सिंपल IV cos फाई करना था,
फिर यहाँ पे जो है आपका मास नंबर और न्यूक्लियस इस हिसाब से, तो भाई आपको जो है मास नंबर और ये जो आपका न्यूक्लियस का जो रेडियस रहता है उसका जो रिलेशनशिप है r इजिकल टू आर नॉट a1/3, ये आपको जो है पता होना था। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसे कई क्वेश्चंस जो है फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आखिरी में फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेस को जो है अच्छे से देख लो। अब मैथ्स के लिए जिसको लेकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डरते हैं, तो कुछ चीजें बता देता हूं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैथ्स में अभी जो है लास्ट टाइम पे सभी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे लो, क्योंकि इस पेपर में भी देखने को मिला जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है वहीं से ही जो है लगभग ज्यादा क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिल गए। तो 4 से 5 क्वेश्चन भी मैथ्स में सही कर लोगे भाई, आपका जो है काम बन जाएगा, ओवरऑल आपका स्कोर काफी बढ़ जाएगा। वेक्टर 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जनवरी अटेम्प्ट में कई बार जो है रिपीट हुआ है, उससे 2-3 साल पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। और बेसिक बस लाइन के फॉर्म्स पता होने चाहिए, प्लेन तो वैसे भी हट गया है, बेसिक बस लाइन के फॉर्म्स पता होने चाहिए, ताकि उसमें अगर मिक्स टाइप का क्वेश्चन बना तो लाइन का फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भाई बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें बस एप्लीकेशन वाली चीज भी याद रखना कि किसी वेक्टर का जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो उसका तरीका बस पता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ पे निकालते वो याद रख लो। डीसीस और डीआरस के जो है बेसिक चीज है, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बस बेसिक से जो है चीजें आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की बात करें, पूरा मत भी देखो तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा रिपीटेड है। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देख लेना, ये तो हद ज्यादा मतलब भाई इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, ये जो है काफी ज्यादा यहाँ पे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। सेट्स एंड रिलेशन की अगर मैं बात करूं, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ सकता है, वेन डायग्राम जिसमें थोड़ा सा बना के सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ सबसेट्स आपका इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है रिलेशंस में हमें देखने को मिलता है, ये कर लीजिए। एरिया अंडर द कर्व का जो है सिंपल सा क्वेश्चन आपको अगर पूछ लिया गया तो वो बहुत आराम से कर सकते हो। बस स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो है उनका थोड़ा सा आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल्स की भी प्रॉपर्टीज कर लीजिए, मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सीक्वेंस सीरीज में जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एपीजीपी आपने कर लिया, तो उससे जो है आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। ये कुछ बस जो है मैथ्स में सिलेक्टिव टॉपिक्स को आप देख के जा सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि मीन वेरिएंस का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं करना था भाई, ये मीन वेरिएंस तो अपन बेसिक्स अगर समझ ले तो स्टैटिस्टिक्स में इससे जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये फिर आपकी एडजॉइंट प्रॉपर्टी पे आया था, लेकिन एक चीज बता दूं, इसमें थोड़ा सा बायनोमियल का कॉन्सेप्ट लगना था, तो ये शायद कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते, तो चलो इसको भूल जाते, ये आप कर सकते थे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये कर लेते। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ये कर सकते थे। उसके अलावा भी मैथ्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चन, जैसे ये वेक्टर की प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट आपको ए वेक्टर देके रखा है, बी वेक्टर देके रखा है और सी वेक्टर के बारे में चीजें बोली है, तो ए प्लस बी निकाल सकते हो। यहाँ पे सी को जो है कुछ भी मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और फिर उसके बाद जो है इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आंसर तक पहुंच जाते। जो चीज लिखी है बस वही सॉल्व करना था। तो हमारे पास तो भाई मैथ्स के लिए ये मान सकते हो टाइम ही टाइम है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस को अगर करना है तो उनके लिए जो है हम टाइम इन्वेस्ट करके उन्हें बस सही सॉल्व करके आना है। और अगर आप देखो तो भाई ये देखिए सीक्वेंस सीरीज से भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बस आपको सम ऑफ एपी पता होना चाहिए जो कि एक बेसिक सी चीज है, जीपी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन हो जाता। फिर यहाँ पे जो है पैराबोला एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व का जो है क्वेश्चन था, पैराबोला की दो इक्वेशन दी थी, ग्राफ अगर प्लॉट कर लेते तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। और रिसेंट ट्रेंड में ये देखा जा रहा है एरिया बिटवीन दो पैराबोला पूछ लिया जा रहा है, या फिर पैराबोला लाइन या फिर सर्कल और लाइन, तो ये बेसिक से बस स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बेसिस पे जो है आप इनको जो है सॉल्व कर सकते हो। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, e की पावर sin x को बस t लेना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करते आंसर तक पहुंच जाते। क्या इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था? बिल्कुल नहीं, आपको जो है बस अपना उस डर को हटाना है, और अगर उस डर को हटा दिया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। अच्छा देखिए ये थोड़ा सा जो है टफर साइड पे था पेपर, मतलब एज पर अगर हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात करें, इसलिए जो है हमें थोड़े से ना ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, लेकिन बाकी शिफ्ट्स में उस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि भाई यहाँ पे मैं 30 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 की अगर आपको बात करूं, तो ये क्वेश्चन जो है आप भाई सिंपली सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कर सकते थे। यहाँ पे क्या बोला है, ए पी जो है दो वेक्टर है सच दैट यहाँ पे आपका मॉड्यूलस ऑफ बी जो है दैट इज इक्वल टू 1, मतलब मैग्नीट्यूड जो है बी का वो 1 देके रखा है। तो हम बी को जो है कुछ ले लेते हैं, आई वेक्टर जो है आई कैप ले लेते हैं ना, यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पे बी क्रॉस ए इक्वल टू 2 देके रखा है, तो अब जो है हम ए को क्या मान लेते हैं, 2 जे कैप मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप आई क्रॉस जे अगर यहाँ पे करोगे तो वो क्या मिलेगा, हमें के मिलेगा। 2k का जो है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें दैट इज इक्वल टू 2, तो जैसा यहाँ पे दिया है उस हिसाब से अपन ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और उठा के बस सॉल्व कर दो। आई कैप क्रॉस 2j कैप माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई क्रॉस 2j क्या हो जाएगा, आई क्रॉस 2j हमारा जो है यहाँ पे 2k हो जाएगा, 2k माइनस आई कैप का
मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, कितना सिंपल सा, रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिजिक्स में भी देखते हो, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, सिंपल सा तरीके से जो है आप सॉल्व कर सकते थे। सेकंड यहाँ पे जैसे कि भाई 1 फरवरी 2024 शिफ्ट वन के अंदर पूछा गया, तो ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, दिखने में काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन x की जगह उठा के बस 1 सब्स्टिट्यूट कर देते तो यहाँ पे 10a क्या हो जाता, दैट इज इक्वल टू 1/√3, और 10b भी जो है वो भी हमारा यहाँ पे 1/√3 होता। तो मतलब कि A और B जो है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। C में जो है यहाँ पे x की जगह 1 डालते हैं तो ये 10c हो जाता हमारा √3, यानी कि C की वैल्यू आती है 60 डिग्री। इसका मतलब A प्लस B जो है 60 के इक्वल है, तो भाई ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और भी अगर आप शिफ्ट्स उठा के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जहां पे क्या ग्राफ बना के आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस तरीके से स्मार्टनेस दिखा सकते हो, डोमेन रेंज के क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो। ये सारी चीजें करते हुए भाई कुछ क्वेश्चंस आप जो है स्मार्टली भी सॉल्व कर पाओगे। और इसी तरीके से जो है हमने आपके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक मेथड्स भी जो है यहाँ पे डिस्कस करे, और भी जो आपके पिछले सालों के पेपर में पूछे गए स्पेशली फॉर मैथ सेक्शन। तो आप जो है उस प्लेलिस्ट को यहाँ पे जरूर से चेक कर सकते हैं, चैनल पे जो है आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज हमने डिस्कस करी है, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था ना कि ये कॉन्सेप्ट बार बार जो है पूछे जा रहे, तो उनसे रिलेटेड भी जो है आपको यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे क्या है, इनसे भी आपका स्कोर एक अच्छा खासा बूस्ट हो सकता है। तो दोनों प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना, लिंक इनकी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, जिनका कल पेपर है बिल्कुल भी मत डरिए, आप अगर जो है यहाँ पे थोड़े से अवेयर रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करके आओगे पेपर में। और जिनका बाद में है उनको तो समझ में आ गया है कि किस तरीके से फिजिक्स के अच्छे से फॉर्मूले उठा के देख लेने, मैथ्स में जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, केमिस्ट्री में जो है आपने जितना पढ़ा है उसको ही अच्छे से यहाँ पे कर लो, और बाकी मैंने बताया नेम रिएक्शंस आप देख के चले जाओ, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देख के चले जाओ, तो इससे जो है आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप पेपर में एक अच्छा स्कोर ले आओ। और बाकी कमेंट सेक्शन में एक चीज मेंशन करिए कि कट ऑफ क्लियर करना ही है, ठीक है, ये चीज आपको जो है करना ही है, और आपके टारगेट परसेंटाइल आप क्या लेते हुए चल रहे हो, जब तक आप खुद को यहाँ पे सेल्फ मोटिवेट नहीं करोगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से इस सेशन के बाद आपको समझ में आया होगा, पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, हमारे मन में खौआ बन जाता है कि जेई बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, पर इस टाइप के जो है कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन अगर हमने चुन लिए तो एटलीस्ट कट ऑफ तो आप जो है क्लियर कर ही लोगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर से फायदा मिलेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।